Hello friends, how are you? Welcome back to another video of electrochemistry. My name is अशोक कुमार यादव और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये इसका एक्चुअल में इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपने पीछे गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया था और ये तीसरा पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस के बारे में आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ रखा है। वहाँ आपने मेटेलिक कंडक्टर पढ़ा होगा, मेटल के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो मेटल होता है, मेटल के जो एटम होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है पूरे वॉल्यूम में जो है गति करते हैं, मोशन में होते हैं और इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ जो हमें कंडक्टेंस पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ जो है कंडक्टेंस थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो पहले हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में थोड़ा सा अंतर समझ लेना चाहिए कि दोनों में अंतर है क्या। तो अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर की, एक था आपका मेटेलिक कंडक्टर और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ध्यान होगा आपको। मेटेलिक कंडक्टर में सबसे पहला जो करंट जो फ्लो हो रहा था, वो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ किसके कारण फ्लो होगा, आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, आपके आयंस होंगे, तो आयंस फ्लो करेंगे, उससे जो है करंट का फ्लो होगा। दूसरा एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दिया होगा कि जब मेटेलिक कंडक्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। घरों में देखा होगा आपने, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में जो है कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट फ्लो कराते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो आयन में टूट जाते हैं और एनोड और कैथोड पे जो है अलग अलग आपको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल डीकम्पोजिशन हो जाता है, केमिकल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा है मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वो आयन की वजह से होगा और यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा घरों में इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सब में वायर लगे हुए हैं, जो उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या हो जाता है, केमिकली डिकम्पोज हो जाता है, वो आयन में टूट जाता है और इलेक्ट्रोड पे कुछ, कैथोड पे कुछ और मिलेगा, एनोड पे आपको कुछ और मिलेगा। थर्ड, यहाँ रेजिस्टेंस कि अगर हम मेटल में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको, कोई मेटल है तो जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ये एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये O प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव आयन या मेटेलिक आयन को क्या बोलते हैं, कर्नेल। क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच में
बीच में क्या होता है, कॉलिजन। क्या होता है, कॉलिजन होता है दोनों के बीच में जो है। मेटल के अंदर क्या होती है, टक्कर होती है, उस टक्कर से क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्यों होगा भाई, यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो इंटरेक्शन के कारण होता है। और वो इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, पहला इंटरेक्शन हो सकता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब ये सॉल्यूट सॉल्यूट क्या, मान लीजिए आपने NaCl को वाटर में घोल दिया, तो NaCl क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Na प्लस के बीच में इंटरेक्शन होगा, Cl माइनस और Cl माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो 3 तरह का इंटरेक्शन हो सकता है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में। तो इस इंटरेक्शन से भी क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड लगा हुआ है ना। Na प्लस और Cl के बीच में क्या लगा है, बॉन्ड लगा है। और जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो बॉन्ड जो है इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, यानी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, जो इंटरेक्शन होगा, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा और इनके फ्लो में जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन जो है प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जैसे मान लीजिए जब NaCl को वाटर में घोलते हैं तो Na प्लस के चारों ओर किसके मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से इसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेशन या बिलोडन सॉल्वेशन कहा जाता है। तो इस कंडीशन में जब चारों ओर से वाटर के मॉलिक्यूल इस Na प्लस को घेर लेंगे तो उस कंडीशन में जो Na प्लस का जो फ्लो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा, यानी इस तरह से एक तरह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो है प्रोड्यूस होगा, यानी वही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। थर्ड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जैसे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होंगे, आपस में किसी बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वान डेर वाल्स बॉन्डिंग हो। किसी न किसी तरह का सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसको हम विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी। यानी अगर किसी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें आयन का फ्लो क्या होगा, धीमे धीमे होगा। जैसे मान लीजिए वाटर ले लिया और एक जगह आपने ग्लिसरीन ले लिया, तो वाटर की विस्कोसिटी कम है, ग्लिसरीन की ज़्यादा है, तो वाटर में आयन क्या होगा, आपका ईजिली मूव करेगा। ग्लिसरीन में आपका जो है आयन बहुत स्लो मूव करेगा, तो उससे भी क्या होगा, एक प्रकार का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है मेटल का, वो इंक्रीज कर जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। जब किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और कर्नेल यानी जो मेटेलिक आयन है, पॉजिटिव आयन, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उनके बीच जो कॉलिजन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कॉलिजन जब बढ़ जाएगा तो उससे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे उल्टा होता है, देखिए यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, तो आप टेम्परेचर लगाएंगे तो ये सारे के सारे इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जब ये इंट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, इनके बीच जो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ही टूट जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, कि आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने पे इनके बीच का इंट्रैक्शन जब कम हो जाएगा, यानी इनका फ्लो भी क्या होगा, ईजिली होगा। और जब ईजिली फ्लो होगा यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 डिफरेंस है जो आपको आने चाहिए मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो आयंस के कारण होगा। और ये कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज आएगा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो
कॉलिजन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन तरह से होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसके विस्कोसिटी, जिसको विस्कोसिटी भी कहते हैं, इसके कारण प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चार चीज़ें आपको जरूर याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। अब कुछ जनरल टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को समझने में हेल्प करेंगे। उन टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला टर्म्स है आपका रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ रखा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन offered to the path of electricity. Obstructions offered to the path of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की पाथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपने पढ़ रखा है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, ओम, क्योंकि खोज इसकी ओम ने की है। ओम है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन आई, या वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। ओम के नाम पे दिया गया क्योंकि उसकी ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो ये सब इतना बताने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ रखा है। सेकंड है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होगा आपका, कंडक्टेंस होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, या फिर इसे मोह भी कहते हैं, MHO। इसको उलट दीजिए MHO, और इसको सिंपली ओम इनवर्स या इसको साइमन भी कहते हैं, सीमन्स। क्या बोलते हैं, सीमन, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस के कितनी यूनिट हो गई, ओम इनवर्स, मोह या सीमेंस, तीनों किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक चीज और देखिए, एक आपका था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थर्ड है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या आएगा, R A अपॉन L। यहाँ पे O क्या था, ये रो क्या था, रो आपका क्या था, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था। अब ये A और L, चलो भाई मेटल के संबंध में, मेटल के लिए तो समझ में आता है कि मेटल इस तरह से होता है, तो ये मेटेलिक वायर का ये लेंथ हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए L और A कहाँ से आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए, ये मैंने कोई कंडक्टिविटी सेल ले रखा है, इसमें मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से, ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, और इसके बीच में जो है ये सॉल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया मैंने, ये इस तरह से। तो इसका एरिया मान लीजिए A है प्लेट का, और इनके बीच की जो लेंथ है वो L है। तो यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम L मानेंगे,
और जो प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम ए मानेंगे। जैसे यहाँ पर ए लेते थे ना, तो यहाँ पर ए क्या होगा, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एल होगा। अब ये क्या होता है कि जैसे कोई सेल बनाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एल भी फिक्स हो जाता है और ए भी फिक्स हो जाता है। तो इस एल अपॉन ए, इस रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, और हर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि जब एक बार सेल बनाएंगे तो प्लेट का एरिया फिक्स हो गया, डिस्टेंस फिक्स होगी, चेंज तो होगी नहीं, तो हर सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एल अपॉन ए क्या कहलाता है, आपका सेल कांस्टेंट कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर इनवर्स, या फिर इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स भी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, तो यहाँ पर हम मीटर में ना लेके किस में लेंगे, सारी चीज़ें किस में नापेंगे, हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि सेल बहुत छोटा सा होता है, बड़ा तो होता नहीं है। तो एमके सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होगा। मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिए एल क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होगा, और ए क्या होगा, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब ये देखिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं रो की। हम लेते हैं इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल इक्वल टू ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रोड का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं और दोनों के बीच की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन भरा होगा उसका रेजिस्टेंस ही क्या होगा, आपका रेजिस्टिविटी होगा। तो उसको कैसे समझेंगे, देखिए आप ये मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है ये, और बीच की डिस्टेंस भी क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, देखिए कि बता दूं आपको, कैसे इसको समझेंगे, देखिए मैं बात कह रहा हूँ, ये मान लीजिए ये एक तरह से ये एक प्लेट आपकी ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये हो गई। मैं भी समझा दे रहा हूँ आपको, इस तरह समझिए आप, एक प्लेट तो आपकी ये है और दूसरी प्लेट आपकी ये है, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो अगर आप इस तरह से ये आपने प्लेट ले ली, इसका एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भरा होगा उसी का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। या इसे आप ये भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसके पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी, इसकी रेजिस्टिविटी होगी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, रो की यूनिट क्या होगी, देखिए ओम, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे आ गया सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ये आपके समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि मैंने ये एरिया जो है 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया ले रखा है और बीच की डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ से कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन भरा होगा उसका वॉल्यूम भी तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आएगा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है, इधर वाली प्लेट भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं हम, 1 ml कहते हैं। तो इस 1 ml का जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और ये कितना निकल के आएगा आपका, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी ओम सेंटीमीटर। तो इतना ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी होता है। अगला है आपका कंडक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कंडक्टिविटी, इसको हम कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं इसे हम? कप्पा। तो कप्पा कहा जाता है कंडक्टिविटी को, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे कैसे होगा ये। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in 1 ml electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने आयन होंगे उनका कंडक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या होता है आपका कप्पा होता है। और कप्पा जो होता है बच्चों वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, उसका अपोजिट होता है। तो कप्पा इक्वल टू क्या होगा? 1/रो। रो की वैल्यू पुट करते हैं, आर क्या था? A/L, तो ये हो जाएगा 1/R। रिवर्स कर देंगे तो L/A, और 1/R क्या था? G, और L/A क्या था? सेल कांस्टेंट। क्या था? सेल कांस्टेंट। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या बन गया? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। तो जब भी आपको कप्पा निकालना हो तो कंडक्टेंस को जो है सेल कांस्टेंट से क्या कर देंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए ये क्यों लिखा है, इसको हमने लिखा है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का जो है आप कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या है? कप्पा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए आपको 100 ml दे रखा हो कॉपर सल्फेट CuSO4, और आपसे कहा जाए कि 100 ml कॉपर सल्फेट का जो है ये कप्पा निकालो। क्या निकालो आप? सॉरी, आपको जो है ये 100 ml का कंडक्टेंस कुछ और होगा, नेचुरल सी बात है ये। तो आपको 1 ml का मान लीजिए कंडक्टेंस पता होगा, तो आप 100 ml का जो है इजीली उसका कंडक्टेंस जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 ml का पता होगा तो आपको जितना भी ml दिया होगा उसका ml की क्या कर देंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या निकल जाएगा? उसका टोटल कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो जो कप्पा जो होता है वो कंडक्टेंस क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यूनिट वॉल्यूम का आप कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी या कप्पा होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए यहाँ से निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स। L/A कितना आया था? सेंटीमीटर इनवर्स। इसे क्या बोलता? सीमेंस। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ? देखिए रेजिस्टिविटी क्या हुई? रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी क्या हुई? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब है आपका नेक्स्ट जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसी पे न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। देखिए क्या है ये एक्चुअल में है क्या? देखिए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions, conductance due to all the ions present in that volume of electrolyte which contains
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आपको क्या करना है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जितने वॉल्यूम में घुला हुआ है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आपको आयन मिल रहे हैं, वो आयन जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसका आप कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, वही क्या होगा, आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which contains 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप वो वॉल्यूम कैलकुलेट करिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, प्रेजेंट है, और उसका जो कंडक्टेंस है वही क्या है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, यानी लैम्डा एम क्या बनेगा, देखिए यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या था, कप्पा, वही बताया था हमने कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कप्पा होता है। मान लीजिए आपके पास वी वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है आपके पास, वी वॉल्यूम है, और ये वो वॉल्यूम है जिसमें कितना कितना आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, आपका 1 मोल, यानी ये वो वॉल्यूम है जो कितना इलेक्ट्रोलाइट रखता है, विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये V जो है वो वॉल्यूम है जिसमें कितना मोल है इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल है। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा, कप्पा इंटू वी। क्यों, क्योंकि कप्पा क्या है, वो पर यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, तो वी वॉल्यूम का कितना होगा, कप्पा इंटू वी होगा। तो हम जानते हैं कि मोलारिटी एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होता है आपका, लीटर में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, तो एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन वी। अगर हम वी को ml में लेंगे तो उसको लीटर बनाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 अपॉन वी। यहाँ से v की वैल्यू आएगी आपकी 1000 अपॉन m। तो यहाँ से लैम्डा m कितना हो जाएगा आपका, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए, इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ रही है तो बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं कि हमको ये पता है कि कप्पा जो होता है वो कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि आपको वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसमें इसका 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका डिजोल्व किया गया, वो वॉल्यूम मैंने वी मान लिया है। अब यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कप्पा है, तो वी वॉल्यूम कितना होगा, कप्पा इंटू वी। तो इस तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक टर्म और होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी थी, अब होता है कि आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो क्या है उसको भी देखिए, फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसे लैम्डा ई क्यू कहते हैं, लैम्डा ई क्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिजोल्व है, उसका जो कंडक्टेंस निकल के आएगा वो कंडक्टेंस ही क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो इससे हम लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कप्पा इंटू क्या आएगा, वी। लेकिन यहाँ पर वी वॉल्यूम क्या होगा, ये वो वॉल्यूम होगा विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर V जो होगा वो पहले V क्या था, वो वॉल्यूम था जिसमें 1 मोल था, लेकिन अब क्या लेंगे आप, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, तो फिर से वही वही कंडीशन हो जाएगी। अब हम नॉर्मलिटी यूज करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन वी, वी किस में होता है, लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, वी को अगर ml में लेंगे तो उसको लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा
1000/V, तो V की वैल्यू आएगी आपकी 1000/n। तो इसलिए अगर आप लैम्डा इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कप्पा इंटू 1000/, क्या आ जाएगा आपका, ये n आ जाएगा। तो कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं है इसमें खास ऐसा, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ मोलारिटी वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मलिटी आ जाएगा, और फॉर्मूला सेम आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो एक हुआ मोलर कंडक्टिविटी, एक हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और पीछे हमने आपको बताया कप्पा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बहुत सारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं एक आध न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में कराऊंगा, और इसका मेजरमेंट कैसे होता है, कंडक्टिविटी कप्पा का मेजरमेंट कैसे होता है वो भी बताया जाएगा, और ये इसका चेंजेस कैसे आएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।